नमस्कार, राम राम। जीके विद विकास सुथार यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। नया टॉपिक राजस्थान का अपवाह तंत्र। इस टॉपिक पर आज अपने इस क्लास में चर्चा करेंगे। अपवाह तंत्र की बात करें तो आपको पता है कि राज्य में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र है, 3 प्रकार की नदियां हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। आंतरिक का मतलब है कि वह नदी जो चलते चलते रास्ते में विलुप्त हो जाए या किसी झील में आकर अपना जल समाप्त कर दे, यानी कि जो नदी अपना पानी किसी महासागर तक न पहुंचा पाए, वो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। और जो नदियां अंतिम रूप में अपना पानी अरब सागर तक ले जाए वो अरब सागर की नदियां, और जो नदियां अपना पानी बंगाल की खाड़ी तक ले जाए वो बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं। अपने आज अरब सागर अफवाह तंत्र की बात करेंगे। और अरब सागर का जो अफवाह तंत्र है ये टोटल के 17% भाग पर है, यानी कि अपने राजस्थान का सबसे छोटा जो अफवाह तंत्र है वो अरब सागर वाला है, सबसे बड़ा आंतरिक है। अब देखो, अरब सागर का जो अफवाह तंत्र है ना, ये तंत्र अपने राज्य में मुख्य रूप से 4 प्रकार का है। एक तो अरब सागर में राजस्थान में लूणी नदी तंत्र है, यानी कि लूणी और लूणी की सहायक नदियां। ठीक। एक माही नदी तंत्र है। माही नदी तंत्र का मतलब है माही और माही नदी की सहायक नदियां। और एक है अपने पश्चिम बनास नदी तंत्र। पश्चिमी बनास और इसकी प्रमुख सहायक नदियां। और एक अरब सागर में अपने आता है राजस्थान में साबरमती नदी तंत्र। साबरमती और साबरमती की सहायक नदियां, ये अरब सागर का जो अफवाह तंत्र है वो अपने राज्य के अंदर मुख्य 4 प्रकार का है। ये 4 ही बड़ी नदियां हैं जो अरब सागर की अपने राजस्थान में बहती है, और ये सारी चारों नदियां मिलकर अपने अरब सागर के अफवाह तंत्र को कंप्लीट करती है, जो टोटल का कितना है, 17% है। तो मेन तो अरब सागर में 4 नदियां पढ़नी होती है, फिर आगे इनके सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे लूणी की बात करें तो लूणी नदी और लूणी की सहायक नदियां सरस्वती नाला, लीलड़ी, बांडी, जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, मथाई, खारी, घुइया, बांडी है, सागी या सगाई है। माही की बात करें तो माही नदी है ईरू, एराव, जाखम, सोम, मोरेन, चाप, अनास, हरण, भादर, ये माही की सहायक नदियां हैं। पश्चिमी बनास की बात करें तो इसके अंदर पश्चिमी बनास नदी और उसकी सहायक नदियां गोहलन नाड़ा, कुकड़ी नाड़ा और धारवेल है। साबरमती और साबरमती की सहायक नदियां हतमती, मेशवा, वेतरक, याजम या माजम, सेई, वाकल, मानसी, वो सारी साबरमती की सहायक नदियां हैं। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं लूणी नदी तंत्र के बारे में। लूणी और लूणी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में आज इस क्लास के अंदर अपने विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी इस चैनल में पहली बार आए हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने साथियों के बीच में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आज वाला जो टॉपिक है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रिट लेवल फर्स्ट का है या सेकंड एसएसटी लेवल का है, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो या कोई भी राजस्थान के अंदर कोई भी एग्ज़ाम हो, सब के अंदर ये टॉपिक कॉमन है, सब के अंदर लगता है ना। और ये कह दो कि बड़ा आसान सा टॉपिक है, और 2 से 3% प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से आते ही आते हैं, तो अच्छे से कवर करना। आज अपने लूणी नदी तंत्र को शुरू करते हैं। देखिएगा, समझिएगा। पहले अगर अपने बात करें लूणी नदी की, तो जो लूणी नदी है इसी नदी को अपने बहुत सारे नामों से जानते हैं। इस लूणी नदी को अपने बोलते हैं लवणाद्री नदी, लवणवती, मिट्टी खारी, आधी मीठी आधी खारी नदी, इसी को बोलते हैं ना, मिट्टी खारी नदी। मरुस्थल की गंगा, मारवाड़ की गंगा, उसके अलावा
अंतः सलीला और मरुआशा। तो आदि उपनामों से इस लूणी नदी को जाना जाता है। लवणाद्री, लवणवती, मीठी खारी, मरुस्थल की गंगा, मारवाड़ की गंगा, अंतः सलीला और मरुआशा ये लूणी के उपनाम हैं। अब देखो, मैं ये आपसे इतनी उम्मीद ज़रूर रखूँगा कि आपको जो राजस्थान का नया नक्शा 50 जिलों वाला जो नक्शा है वो आप सभी को अच्छे से याद है। कौन से ज़िले की कहाँ पर लोकेशन है इसका लगभग आपके दिमाग में आपको एक अंदाज़ा रहेगा कि कौन सा ज़िला किसके पास है, कौन सा ज़िला किस ज़िले के उत्तर साइड में है, दक्षिण में है, पूर्व में, पश्चिम में है, या कौन सा किसको टच कर रहा है। तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको होगा, है ना, इतनी उम्मीद कर सकता हूँ। तो अपने एक बार लूणी का डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा। जैसे इस प्रकार से जो है ये लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है। बताऊंगा कौन कौन से ज़िलों में किस प्रकार से, तो वो सारा आपको समझ में आ जाएगा। लगभग इस प्रकार से बहाव क्षेत्र है और लास्ट में यहाँ पर आती है कच्छ का रण। यानी कि रण का मतलब है कि ये जो कच्छ का रण है ना, ये गुजरात के कच्छ ज़िले में अरब सागर का दलदल है, इसमें आकर ये अपना पानी ख़त्म करती है। इस प्रकार से लूणी नदी है। देखिएगा बहाव क्षेत्र क्या बनता है। जैसे लूणी नदी अजमेर से शुरू होती है, ठीक है। अजमेर के बाद में ये आती है डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। उसके बाद में वापस यहाँ पर थोड़ा ब्यावर का एरिया आता है और ब्यावर के बाद में यहाँ पर पाली का एरिया आ जाता है। अब देखो कई किताबों में ना लूणी का जो बहाव क्षेत्र है वो पाली में नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको बता दूं, पाली जिले का एक गांव है, उस गांव का नाम है चोपड़ा गांव। कौन सा गांव है? चोपड़ा गांव। नक्शे में गूगल मैप पर आप सर्च करना। इस चोपड़ा गांव में से लूणी नदी जो है ना वो होकर जोधपुर में एंटर करती है। तो एक गांव में बह रही है तो बहाव क्षेत्र तो पाली में मान ही लिया जाएगा। अजमेर में जाती है, डीडवाना कुचामन में, ब्यावर में, पाली में। पाली के बाद में ये ऊपर आ जाती है जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण। उसके बाद में आती है बालोतरा में, बालोतरा के बाद में आती है ये बाड़मेर में, और बाड़मेर के बाद में आती है ये सांचौर में, ठीक है। बाद में गुजरात में जाकर कच्छ के रण में अपना जल गिरा देती है। तो इस प्रकार से लूणी का ये क्रमशः बहाव क्षेत्र है। देखिएगा कहाँ कहाँ पर है। अजमेर, डीडवाना कुचामन, ब्यावर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, ये क्रमशः लूणी का वर्तमान में बहाव क्षेत्र बनेगा। लगभग 8 जिलों में लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है। पहले 6 में था, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। वर्तमान में 8 जिलों के अंदर लूणी का बहाव क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिएगा लूणी नदी का उद्गम अजमेर से होता है। अजमेर में नाग पहाड़ी, आना सागर झील। कहाँ से होता है? अजमेर में नाग पहाड़ी, आना सागर झील, यहाँ से इस लूणी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसी नदी पर जोधपुर जो ग्रामीण है ना, इस जोधपुर ग्रामीण के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, और बांध का नाम याद रखिएगा। जो बांध बना हुआ है उसका नाम है, जोधपुर में इसके ऊपर बांध बना हुआ है जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध है, ये जोधपुर में इसी नदी के ऊपर बना हुआ है, लूणी नदी पर है। जसवंत सागर बांध कहाँ बना हुआ है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर बना हुआ है। और बालोतरा जो नवीन जिला है, बालोतरा जो मुख्य शहर है, जिला मुख्यालय, वो लूणी नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। तो इस प्रकार से लूणी नदी लगभग अपने राजस्थान के अंदर वर्तमान में 8 जिलों में बहती है। इसी नदी के बारे में आज वाली क्लास में अपने को डिटेल में चर्चा करनी है, ठीक है। तो जिलों का जो बहाव है उसका थोड़ा सा अंदाज़ा रखिएगा कि लूणी नदी वर्तमान में कहाँ कहाँ पर बहती है। अजमेर, डीडवाना कुचामन, ब्यावर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर,
इन 8 के अंदर लूणी नदी का वर्तमान में बहाव क्षेत्र है। अब देखिए लूणी की अपने को विशेषता कवर करते हैं, ध्यान देना। लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी की जो कुल लंबाई है वो है 495 किलोमीटर, तथा इसमें से राजस्थान में लूणी की जो लंबाई है वो याद रखो 330 किलोमीटर है। राजस्थान में लूणी की जो लंबाई है वो कितनी है? 330 किलोमीटर है। टोटल जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 495 किलोमीटर है लूणी की टोटल जो लंबाई है। ठीक, इसके अलावा देखो टोटल लंबाई कितनी? 495, राजस्थान में 330 है। अब देखिएगा, सबसे मेन चीज याद रखो, उद्गम स्थल पर लूणी नदी को सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। जहां पर लूणी का उद्गम होता है वहां पर इसका नाम सागरमती होता है। देखो उद्गम कहां से हुआ? नागपाड़ी से। यहाँ से लेकर ना अजमेर में यहाँ पर एक कस्बे का नाम आता है, इसका कस्बे का नाम है अजमेर में गोविंदगढ़ कस्बा। कौन सा? गोविंदगढ़ कस्बा है। तो क्या होता है कि अजमेर से लेकर गोविंदगढ़ कस्बे के बीच वाला जो लूणी नदी का जो टुकड़ा है ना, इस टुकड़े को यहाँ पर क्या बोलते हैं? सागरमती नदी बोलते हैं। कि उद्गम पर इसको क्या कहा जाता है? सागरमती नदी कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक? नागपाड़ी से गोविंदगढ़ तक। अब ये जो गोविंदगढ़ कस्बा है यहाँ पर क्या होता है, बात को समझना। इस गोविंदगढ़ कस्बे में लूणी के अंदर एक सहायक नदी आकर अपना जल गिराती है और इस सहायक नदी का नाम होता है सरस्वती नाला। नाम क्या है? सरस्वती नाला। जो अजमेर के अंदर एक पहाड़ी का नाम है पुष्कर की पहाड़ी, यहाँ से ये निकल कर आती है। सरस्वती नाला नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर की पुष्कर की पहाड़ी से उद्गम होता है और ये अजमेर के अंदर बहती हुई गोविंदगढ़ नामक स्थान पर आकर अपना पानी इसमें मिलाती है और मिलने के बाद फिर आगे इसका नाम क्या हो जाता है? लूणी नदी हो जाता है। कौन से कस्बे के बाद? गोविंदगढ़ कस्बे के बाद। गोविंदगढ़ कस्बे से पहले नाम इसका क्या है? सागरमती है। और गोविंदगढ़ के बाद नाम क्या हो गया? लूणी नदी हो गया। तो ये नाम जो परिवर्तन हुआ, ये नाम किस सहायक नदी के कारण परिवर्तित हुआ? सरस्वती नाला के कारण। तो प्रश्न आ जाए कि लूणी नदी का नाम परिवर्तन करने वाली सहायक नदी कौन सी है? सरस्वती नाला है। अब एक बात ध्यान देना, अपने जो लूणी नदी पढ़ते हैं वो लूणी जो नाम है वो कहाँ से शुरू होता है? गोविंदगढ़ कस्बे से वो नाम शुरू होता है। तो इस कस्बे से पहले ये लूणी नदी 2 जल धाराओं में बंटी हुई है, जिसकी एक जल धारा को सागरमती बोलते हैं, एक को सरस्वती नाला बोलते हैं। दोनों जल धारा जब एक होती है गोविंदगढ़ कस्बे में आकर, तो एक होने के बाद फिर वो क्या बनती है? लूणी नदी बनती है। यानी कि लूणी नदी किन 2 नदियों की संयुक्त जल धारा है? तो याद रखो, सागरमती और सरस्वती नाला, इन दोनों की संयुक्त जल धारा है। क्योंकि दोनों जल धारा जब एक होती है तो एक बनने के बाद वो लूणी नदी बनाती है, जबकि उससे पहले लूणी को हम क्या बोलते हैं? सागरमती नदी के नाम से पुकारते हैं। तो याद रखना कि लूणी नदी को उद्गम पर क्या कहा जाता है? सागरमती नदी कहा जाता है। कहां से कहां तक? नाग पहाड़ी से लेकर गोविंदगढ़ कस्बे तक। और इसी टुकड़े को याद रखना, यहाँ पर स्थानीय भाषा में इसी टुकड़े को शाकरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? शाकरी नदी कहा जाता है। और नदियों के अंदर अपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर ये समझते हैं कि जो लोकल लैंग्वेज का जो शब्द होता है वो उस नदी के बहाव क्षेत्र का नाम होता है। जैसे घग्गर का बहाव क्षेत्र नाली है, तो एक वो लोकल लैंग्वेज का शब्द है। तो अजमेर में लूणी का बहाव क्षेत्र शाकरी कहलाता है, क्योंकि शाकरी वहाँ की स्थानीय भाषा का शब्द है, तो वो उसके बहाव क्षेत्र का नाम बन गया। और सबसे मेन बात याद रखना, नोट लगाकर नोट कर लेना, अगर प्रश्न आ जाए कि लूणी नदी किन नदियों की संयुक्त जलधारा है,
तो बताओ किन की है, किन की होगी? बिल्कुल सागरमती व सरस्वती नाला, सागरमती व सरस्वती नाला। और दोनों की जलधारा संयुक्त कहाँ होती है? तो अजमेर के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर आकर दोनों की जलधारा संयुक्त हो जाती है। और लूणी नदी का नाम परिवर्तन करने वाली सहायक नदी बताओ? तो सरस्वती नाला है, गोविंदगढ़ कस्बे में आकर मिलती है, इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? लूणी हो जाता है। पहले इसका नाम सागरमती नाम होता है। समझ आ गया? उसके बाद याद रखो लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो किस किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा बहाव क्षेत्र के नाम। जालोर के अंदर जो लूणी और लूणी की सहायक नदियों से जो एरिया प्रभावित होता है उस एरिया को यहाँ पर रेल या नेड़ा के नाम से यहाँ की स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है। सांचौर वाले भाग में लूणी नदी से दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो यहाँ पर लोग जो है इसको नेहड़ के नाम से पुकारते हैं सांचौर में। और अगर अपने बात करें अजमेर में, तो अजमेर में इस नदी को क्या बोलते हैं? शाकरी। तो अजमेर में लूणी का बहाव क्षेत्र क्या हो गया? शाकरी हो गया। लेकिन अगर ये बोला जाए कि लूणी का संपूर्ण बहाव क्षेत्र, संपूर्ण बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तो याद रखना लूणी का जो संपूर्ण बहाव क्षेत्र वो क्या कहलाता है? तो याद रखो गोडवार प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? गोडवार प्रदेश। ये लूणी के बहाव क्षेत्र के 4 नाम है, रट्टा लगा लेना, क्योंकि नदियों में आजकल जो पर्सन आते हैं वो धरातलीय स्वरूप के ज़्यादा आते हैं। जालोर में लूणी का बहाव क्षेत्र रेल या नेड़ा कहलाता है, सांचौर में नेहड़ कहलाता है, अजमेर में शाकरी कहलाता है, और इसके संपूर्ण बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखो गोडवार प्रदेश कहा जाता है। समझ आ गया? संपूर्ण बहाव क्षेत्र का मतलब है जो एरिया लूणी और लूणी की सहायक नदियों से प्रभावित होता है उस पूरे एरिया को गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब गोडवार प्रदेश को समझो। अब ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, देखिएगा गोडवार प्रदेश किसका भाव है? लूणी का भाव है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का लूणी बेसिन है। बेसिन का मतलब है कि जो एरिया जिस नदी और उसकी सहायक नदियों से प्रभावित होता है वो एरिया उस नदी का बेसिन कहलाता है। तो जितना एरिया लूणी और लूणी की सहायक नदियों से प्रभावित हो रहा है उस पूरे एरिया को हम गोडवार प्रदेश के नाम से संबोधित करते हैं। याद रखना गोडवार प्रदेश का जो मुख्य जिला है वो नागौर है, यानी कि इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? नागौर है। अब एक सामान्य सी बात याद रखना कि किसी भी नदी के अंदर जो भी बहाव क्षेत्र या जो भी बेसिन बनेगा वो धरातल एक प्रकार का उबड़ खाबड़ धरातल ही बनेगा। प्रत्येक नदी के आसपास का जो धरातल होता है वो उबड़ खाबड़ ही होता है। बस उस धरातल की विशेषता के आधार पर उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे चंबल में उबड़ खाबड़ धरातल को उत्खाद प्रदेश बोलते हैं। माही में जो ऐसा उबड़ खाबड़ धरातल बना उसको छप्पन का मैदान और कांठल का क्षेत्र कह दिया। बनास वाले उबड़ खाबड़ प्रदेश को पीड़माट प्रदेश बोल दिया। तो लूणी नदी में निर्मित उबड़ खाबड़ धरातल क्या कहलाता है? गोडवार प्रदेश कहलाता है। यानी कि गोडवार जो प्रदेश है ये किस प्रकार का धरातल है? तो याद रखना ये एक प्रकार का उबड़ खाबड़ धरातल है, उबड़ खाबड़ धरातल है। और किसी भी नदी के आसपास का जो धरातल होगा वो स्वाभाविक सी बात है कैसा होगा? उबड़ खाबड़ धरातल होगा। तो ये भी एक प्रकार का उबड़ खाबड़ धरातल है। कौन सा? गोडवार प्रदेश। अब ये जो गोडवार प्रदेश है या जो ये लूणी बेसिन है, इस लूणी बेसिन के 2 उपभाग है। लूणी बेसिन के 2 उपभाग है। एक उपभाग को कहा जाता है थल्ली और एक उपभाग को कहा जाता है काला भूरा डूंगरा। क्या कहा जाता है? काला भूरा डूंगरा। तो प्रश्न आएगा सीधा सा कि थल्ली और काला भूरा डूंगरा किस बेसिन के भाग है? तो याद रखो लूणी बेसिन के भाग है, क्योंकि ये दोनों के दोनों गोडवार प्रदेश अथवा लूणी बेसिन के 2 उप प्रदेश है, थल्ली और काला भूरा डूंगरा।
जो ये मेरी क्लास ऑफलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं वो मेन कमेंट बॉक्स में क्लास पूरी होने के बाद में थल्ली और काला बुरा डूंगरे के जो डिटेल है वो आप लिख कर कॉमेंट करोगे। देखें आपको कितना की याद है या कितना आप इनके बारे में जानते हो वो ज़रूर बताना। इसके अलावा देखो इन दोनों के बारे में थोड़ी बहुत मैं बातें आपको बता देता हूँ जो अपने काम की है, याद रखना। थल्ली क्या होता है, तो थल्ली का मतलब होता है मरुस्थल का जो उच्चतम भाग होता है, मरुस्थल का उच्चतम भाग क्या कहलाता है, थल्ली कहलाता है। और ये जो थल्ली है ये गोडवार प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। गोडवार प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है, थल्ली करता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से नागौर जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले में, नागौर जिले में स्थित है। काला बुरा जो डूंगरा है, काला बुरा डूंगरा जो है ये याद रखो अजमेर व नागौर की सीमा के समानांतर है, दोनों की सीमा के ऊपर निर्मित है और ये गोडवार प्रदेश की उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। गोडवार प्रदेश की उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण यानी कि लूणी बेसिन की उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो काला बुरा डूंगरा करता है। आप तो बस केवल इतना सा याद कर लो कि थल्ली और काला बुरा डूंगरा किस बेसिन का भाग है, लूणी बेसिन का भाग है। और लूणी बेसिन में निर्मित उबड़ खाबड़ धरातल किस नाम से जाना जाता है, गोडवार प्रदेश के नाम से। और गोडवार प्रदेश का मेन प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है, नागौर है। और ये इसके आगे दो उपभाग है, ठीक है। इसके अलावा याद रखो लूणी बेसिन में या गोडवार प्रदेश में या लूणी के बहाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो याद रखो लवणीय मिट्टी है। जो लूणी के बहाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है कौन सी मिट्टी, लवणीय मिट्टी। जबकि राज्य में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी वाला जो जिला है वो पाली है और लवणीय मिट्टी वाला जो बेसिन है वो कौन सा है, गोडवार प्रदेश है। अब यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा, एक राज्य का जो नवीनतम जिला बना है बालोतरा, है ना, नवीनतम जिला है। लेकिन अगर अपने बात करें बालोतरा शहर की, तो बालोतरा जो शहर है ना ये अपने राजस्थान में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी वाला स्थान है। सर्वाधिक लवणीय मिट्टी वाला स्थान कौन सा है, बालोतरा शहर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इस बालोतरा शहर को लूणी नदी का जब पानी पार करेगा तो वो लवण की मात्रा जो होगी वो लूणी नदी के पानी में घुलेगी और पानी क्या होगा, खारा हो जाएगा। यानी कि जो बालोतरा शहर है इस शहर के बाद लूणी नदी का पानी खारा हो जाता है। लूणी नदी का पानी खारा हो जाता है क्योंकि बालोतरा में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी पाई जाती है, जबकि बालोतरा से पहले लूणी का पानी मीठा होता है। इसीलिए लूणी नदी को आधी मीठी आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना बालोतरा एक राजस्थान का वो शहर है जो अपने पास में बहने वाली नदी के पाट अथवा तल से नीचे बसा हुआ है, तल से नीचे बसा हुआ है। अब बात को समझना, बालोतरा शहर किस नदी के किनारे पर है, लूणी के किनारे पर है और ये लूणी नदी के तल से भी बहुत ज़्यादा नीचे बसा हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कभी भी बाढ़ की स्थिति लूणी में बनेगी तो लूणी में सबसे ज़्यादा बाढ़ का खतरा कहाँ आएगा, बालोतरा पर, क्योंकि ये शहर लूणी के तल से बहुत ज़्यादा नीचे बसा हुआ है। यही कारण है कि लूणी नदी में सर्वाधिक बाढ़ का खतरा, सर्वाधिक बाढ़ का खतरा किस शहर पर देखा जाता है, बालोतरा शहर पर, क्योंकि ये शहर लूणी नदी के पाट यानी कि तल से बहुत ज़्यादा नीचे बसा हुआ है। और किस शहर के बाद लूणी नदी का पानी खारा हो जाता है, तो बालोतरा शहर के बाद लूणी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है। समझ में आ गया। इसके अलावा याद रखो लूणी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है
और बांध का नाम है जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध जो लूणी नदी पर कौन से जिले में बना हुआ है, तो याद रखना ये बांध बना हुआ है जोधपुर ग्रामीण में। और इसी बांध को कहा जाता है राजस्थान का पिचियाक बांध, कि राजस्थान का जो पिचियाक बांध है वो किस नदी पर है, तो लूणी पर है। और कौन से ज़िले में, तो जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। तो लूणी नदी पर बना जोधपुर ग्रामीण का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, जसवंत सागर बांध है। और उसी को क्या कहा जाता है, पिचियाक बांध कहा जाता है। तो ये लूणी नदी के बारे में जो मेन बातें हैं वो ये है। अब देखो लूणी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ अपने को याद करनी है। लूणी की प्रमुख सहायक नदियाँ, ठीक। अब देखो सहायक नदियों को एक तो थोड़ा सा डायग्राम के अंदर याद रखना। जैसे लूणी का जो बहाव क्षेत्र अपने अगर रफ डायग्राम बनाकर उसके नाम लिखें तो लगभग ये लूणी का बहाव क्षेत्र है। और इसका पानी लास्ट में कहाँ आता है, गुजरात में जो कच्छ का रण है यहाँ पर लूणी नदी का जल आकर समाप्त होता है अरब सागर के दलदल में। और लूणी नदी कितने ज़िलों में बह रही है, 8 में। नाम बताओ, अजमेर, डीडवाना कुचामन, ब्यावर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, इन 8 में बहती है लूणी नदी का ये क्रमशः भाव क्षेत्र है। अब सहायक नदियों के नाम याद रखना। लूणी की प्रथम सहायक नदी सरस्वती नाला, ठीक। जो लूणी के नाम परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका निभाती है वो लूणी की पहली सहायक नदी है। उसके बाद में लूणी के अंदर एक सहायक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है यहाँ पर लीलड़ी, लीलड़ी नदी। उसके बाद में लूणी में एक सहायक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है बांडी नदी। और बांडी की एक सहायक नदी यहाँ पर आती है गुहिया नदी, गुहिया नदी। सरस्वती नाला, लीलड़ी, बांडी, सरस्वती नाला, लीलड़ी, बांडी, और बांडी की सहायक है गुहिया नदी। समझ आ गया होगा, ठीक। इसके बाद में एक सहायक नदी यहाँ पर आकर मिलती है, इसके अंदर ऊपर नागौर वाली साइड से आती है जोजड़ी नदी, जो लूणी की एक अपवाद वाली सहायक नदी है। अब सहायक नदियों की जो विशेषता है ना वो भी हम पढ़ेंगे। एक बार सहायक नदियों के नाम याद करो, सरस्वती नाला, लीलड़ी, बांडी, बांडी की सहायक है गुहिया, उसके बाद में जोजड़ी। जोजड़ी के बाद में लूणी के अंदर सहायक नदी आ रही है, उसका नाम है मीठड़ी। और मीठड़ी के बाद में सहायक नदी आ रही है, उसका नाम है सूकड़ी। क्या नाम है, सूकड़ी, ठीक। सूकड़ी के बाद लूणी की यहाँ सहायक नदी आ रही है जवाई नदी। कौन सी है, जवाई नदी है। अब जवाई की 2 सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। जवाई की पहली सहायक नदी यहाँ पर आती है मथाई नदी, ठीक। और जवाई की दूसरी सहायक नदी यहाँ पर आ रही है खारी नदी। ये दोनों जवाई की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी, मथाई और खारी नदी। और फिर लूणी की इधर अंतिम सहायक नदी का नाम आता है सागी या सगाई नदी, सागी या सगाई नदी। तो ये लूणी की क्रमशः सहायक नदियों के नाम है। नाम याद करना अच्छे से, सरस्वती नाला, लीलड़ी, बांडी, और बांडी की सहायक है गुहिया। सरस्वती नाला, लीलड़ी, बांडी, और बांडी की सहायक है गुहिया। फिर ऊपर से आ रही है जोजड़ी। फिर मीठा खाएंगे शुगर होगा, सूख जाएंगे, मीठड़ी, सूकड़ी। फिर जो हम नाम फेमस नाम जानते हैं जवाई,
और जवाई की 2 सहायक है, मथाई और खारी। और लूणी की अंतिम सहायक कौन सी है, सागी या सगाई। तो आप ये बताओ, लूणी की प्रथम सहायक नदी का नाम सरस्वती नाला। लूणी का नाम परिवर्तन करने वाली सहायक नदी का नाम सरस्वती नाला। लूणी की अंतिम सहायक नदी का नाम सागी या सगाई। अंतिम कौन सी, सागी या सगाई। लूणी की अपवाद वाली सहायक नदी का नाम है जोजड़ी। क्यों है वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है जवाई नदी, जो लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये लूणी की सहायक नदियों के नाम हैं, ठीक है। और इसके अंदर सबसे मेन चीज़ याद रखना, गोडवार प्रदेश जो धरातलीय विशेषता है उसको ढंग से कवर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो नदियों की धरातलीय विशेषताओं के प्रश्न खूब आते हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लूणी की सहायक नदियों को डिटेल में कवर करेंगे कि किसकी सहायक नदी की क्या विशेषता है, कहाँ से उद्गम हो रहा है, कौन कौन से ज़िलों में वो बह रही है, तो वो चीज़ अपने अच्छे से कवर करेंगे। तो लूणी के बारे में जो मेन बातें हमारे काम की है वो बातें आपके लिए ये थी। वर्तमान में जो बहाव क्षेत्र वो याद रखना, लूणी का 8 जिलों में है। और 8 जिले कौन कौन से हैं तो वो थोड़ा सा एक अंदाज़ा ज़रूर रखिएगा, 8 जिलों के जो नाम है वो क्या क्या है, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, मेन कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इस बात को बताना। अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रहा तो आपको कैसे समझ आएगा वो तरीका बता दो, उस तरीके में मैं आपको करवा दूंगा। बस मेन बात है कि आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, मेन मोटिव मेरा यही है। जो साथी इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जीके विद विकास सुथार कंप्लीट आपको इसके ऊपर राजस्थान जियोग्राफी और राजस्थान जीके प्लस इंडिया जीके का जो पोर्शन है वो कंप्लीट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। और समय समय पर मैं आपके लिए मोटिवेशनल सेमिनार जो है इस चैनल के ऊपर भी लेकर आऊँगा, ठीक है। अभी 5 या 7 दिन के बाद मैं एक अनाउंस करने वाला हूँ, शायद नेक्स्ट संडे या उसके अगले संडे को एक बड़े सेमिनार का आयोजन करेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ताकि आप सब साथियों के एक तो दिमाग में जो भी डाउट है ना, कई बार डाउट होता है कि सर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा, किसकी तैयारी करें, कैसी तैयारी करें, कितने घंटे पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें आगे क्या करना चाहिए, है ना। बहुत सारे माइंड में सवाल होते हैं। कई बार होते हैं कि सर इतने सारे पेपर दे दिए, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, अब तो मन कर रहा है कि पढ़ाई छोड़ दूं, खेती बाड़ी संभाल लूं, या घर की ऐसी परिस्थिति है कि अब मैं किसी भी हालत में तैयारी नहीं कर सकता। तो आपके ना सब सवालों के जवाब आपको सेमिनार के अंदर मैं आपको दूंगा। और आपको ये मान लो कि बस एक प्रकार से आपको वो कहते हैं ना बूस्टर डोज वाला जो काम है वो सेमिनार के अंदर आपके लिए करूंगा। तो वो भी जल्दी आयोजित होगा, उसका भी आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही मैं आपको दे दूंगा कि किस दिन वो सेमिनार मैं यूट्यूब के ऊपर आयोजित करने वाला हूं, ताकि उसके अंदर आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहो, लाइव आओ, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताकर भविष्य के लिए आपको बढ़िया तरीके से मैं गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी जो भी साथी इसमें आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर करना मत भूलना, ठीक है। बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।